नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। लगातार हम लोग चुनाव की बात कर रहे हैं। अब बस एक दिन दूर है, हम लोग 2 दिन दूर हैं जब दूसरे चरण का मतदान शुरू होगा। और हमने कल बहुत डिटेल में बात की थी व्यूअर्स आपके सामने कि पहले चरण का फीडबैक बीजेपी के लिए क्या है, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाले बयान पर, फाइनेंशियल सर्वे वाले बयान पर क्यों इतना बड़ा हमला बोला कि मंगलसूत्र तक महिलाओं का ये लोग छीन लेना चाहते हैं, अर्बन नक्सलों की सोच है, घुसपैठियों के बीच में बांट देना चाहते हैं जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। उन्होंने क्यों याद दिलाया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपदा पर पहला हक मुसलमानों का है। ये सारी बातें कल हमने की, लेकिन कल से आज तक का एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि अब एक बड़ा स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी को रिकैलिब्रेट कर रही है। मतलब एक नए तरीके से एक नई रणनीति बनाई जा रही है। और रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि जितने आपके मजबूत स्तंभ हैं प्रचार के, उन सबको पूरी तरीके से झोंक दो। जिसमें अव्वल नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद आता है। वो लाइन सेट करते हैं और उसके बाद उनके नीचे जितनी दूसरी लकीर के नेता हैं वो सब लोग उस लकीर पर चलना शुरू कर देते हैं, उस लाइन पर चलना शुरू करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने यही बात कही कि भाई कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। देश के लोगों की कमाई हुई, मेहनत से अर्जित की हुई संपत्ति को क्या वो छीन करके बांट देंगे अगर वो सरकार में आएंगे, ये कहना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपने खास लोगों के बीच में बांट देना चाहते हैं। उनका इशारा बिल्कुल साफ है। जब वो ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह को लगता था कि पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए देश की संपत्ति के ऊपर, तो राहुल गांधी क्या वही करना चाहते हैं? अब इस बात को लेकर आज सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ भी बोले। पहले प्रधानमंत्री ने राजस्थान में ये बात फिर दोहराई। उन्होंने ये भी कहा कि हनुमान, आज हनुमान जी का भी जिक्र आ गया। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पीटे जा रहे हैं कांग्रेस के राज में। ये कांग्रेस पार्टी का राज था, शासन था राजस्थान के अंदर, जहां वो बात कर रहे थे, जहां पर आप रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते, हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकाल सकते, हिंदू अपने पर्व त्योहार नहीं बना सकते, दंगे हो जाते थे। और ये सब इसीलिए क्योंकि प्रश्रय मिला हुआ था दंगाइयों को। तुष्टीकरण की नीति थी कांग्रेस पार्टी की सरकार की। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार आ गई है, राजस्थान में आ चुकी है, सब कुछ बंद हो गया। देश में जब मोदी का शासन है तो कहीं दंगे नहीं होते। ये बात उन्होंने फिर कही। योगी आदित्यनाथ आए। योगी आदित्यनाथ ने भी आज सुबह सुबह वही लाइन दोहराई कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्लियर क्यों नहीं करती कि उसकी नीयत क्या है। क्या वो आज भी मानती है कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है? गृहमंत्री अमित शाह रैली कर रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने पी चिदम्बरम के बयान को उठाया। वो सीएए पर आए। पी चिदम्बरम ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे अगर तो कई कानूनों को हम निरस्त करेंगे, उसमें सीएए का कानून भी है। अमित शाह ने कहा हिम्मत है तो कोई हाथ लगा के दिखाए सीएए कानून को। कौन है ऐसा देश के अंदर जो पड़ोसी मुल्कों से परेशान होकर के आए सताए गए हिंदुओं को भारत में नागरिकता नहीं देना चाहता, उनकी नागरिकता छीन लेना चाहता है? कौन इस कानून को हटाएगा? जरा हिम्मत है तो खुल करके बोले इस बारे में। हालांकि ये बात अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने नहीं लिखी है, लेकिन चिदम्बरम ने इस बात को कहा कि मैनिफेस्टो में नहीं है, मैनिफेस्टो बड़ा लंबा हो रहा था इसलिए हमने उसमें नहीं लिखा, लेकिन हम इस सीए को हटा देंगे। तो आप देखिए एक नए सिरे से बिल्कुल नई लाइन जो है वो प्रधानमंत्री ने दे दी है। और अब तुष्टीकरण को लेकर के सीधा प्रहार कांग्रेस पार्टी पर किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन पहले मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं। कल भी आपने उनको सुना था। सुधांशु जी बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे सेट पर हैं। हर्षवर्धन जी स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संगीत रागी बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। लेकिन बीजेपी को अपनी रणनीति क्यों बदलनी पड़ी है? दूसरे फेज में जो जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां पर मुस्लिम तादाद अच्छी है, क्या इसके पीछे एक ये वजह हो सकती है? हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पराशर जुड़े हमारे साथ, तो एक इनसाइट उनसे हम लेते हैं कि आखिर चल क्या रहा है बीजेपी के अंदर 26 तारीख की पोलिंग से पहले। देवेंद्र। और सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक कंसर्न तो है ही कि पहले फेज में जो वोटिंग कम हुई है, ऐसा ना हो कि अगर यही पैटर्न रहे तो आगे दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इस रूप में नहीं है जैसे पहले फेज के जिन 102 सीटों पे चुनाव हुआ उसमें पिछली बार अगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो समझ में आएगा कि जो नतीजे आए थे उसमें एनडीए और इंडिया अलायंस के जो दल हैं वो कमोबेश लगभग बराबर रहे थे। 49 और 45 का आंकड़ा था। लेकिन अगर यही ट्रेंड आगे रहा तो संभव है कि आगे वैसी सीटें जहां पर जो टफ सीटें मानी जाती हैं उस पर अगर आपका वोटर्स घर से ज्यादा बाहर ना निकले, और ना निकलने की कई सारी वजह हैं। पहली वजह तो यही हो गई है कि अपोजिशन की तरफ से उस तरह का चैलेंज मिलता नजर नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में नुकसान उठाना ना पड़ जाए तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से चार्जअप करने के लिए विचारधारा के मसले को इस रूप में लाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, एक सोची समझी रणनीति के तौर पर। इसमें आप देखें सौरभ, तो चुनाव में ऐसा होना लाजमी इस लिहाज से होता है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने जितने भी कार्यक्रम संबोधित किया, ऑलमोस्ट पर डे उनका कोई ना कोई कार्यक्रम होता था, उसमें आप एक वैसी पॉलिटिकल लाइन नहीं देखते थे, क्योंकि तब वो देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के तौर पे बोल रहे थे, अभी वो बीजेपी के नेता के तौर पे कैंपेन कर रहे हैं और उसमें बीजेपी की जो विचारधारा रही है और जिन मुद्दों को लेकर अपोजिशन पे अटैक किया जाता रहा है, उसमें अपीजमेंट एक बड़ा मसला है, तो उसको कैसे ना इस्तेमाल किया जाए। और दोनों ही पक्ष इस काम को करते हैं। अपोजिशन के द्वारा भी देखें तो बार बार बीजेपी को ऐसी बातें कहती है जिसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं, तो वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश तो लाजमी है। और उसी काम को अगर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार से जिस करंट की उम्मीद बीजेपी कर रही है अपने समर्थकों में, अपने वोटर्स में, उसको लेकर एक मैसेज आ रहा है। तो देवेंद्र, है क्या अब ये नई स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण अब कोर इशू है कम से कम सेकंड फेज के पोलिंग के से पहले? देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मसले को कभी भी किनारे किया गया हो। आप हमेशा देखें तो विचारधारा को लेकर जो मुद्दे होते हैं उसको कहा ही जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे मैनिफेस्टो में अगर इस प्रकार की चीजें जो कि इस तरह के पोलराइजेशन का संकेत दे सकती थी उनमें बचा गया था, तो उसका मकसद ये था कि मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा निर्देश था कि जो सरकार का आगे का विजन एजेंडा है उन बातों को सीधे सीधे दिखाना चाहिए। उसमें ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए जिसके आधार पर अपोजिशन उन सारी अच्छी चीजों को डेविएट करने में सफल हो जाए। तो वो एक रणनीति के तहत किया गया था। अन्यथा अपीजमेंट का आरोप तो कांग्रेस पार्टी या जो अपोजिशन है उस पर लगता ही रहा है हमेशा बीजेपी के नेताओं के द्वारा, चाहे स्टेट इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो। इस बार भी कोई अफवाह जैसा बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से किसी रीथिंक के तहत सेंटर स्टेज में आ गया हो। इतना समझा जा सकता है कि वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि कब इसका इस्तेमाल करना है। और एक कंसर्न, जैसा कि बार बार सर मैं कह रहा हूं कि एक कंसर्न तो है ही कि अगर वोटिंग टर्नआउट कम रहता है तो वो एक कंसर्न इस लिहाज से होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद इस बात को कहते हैं और पब्लिक फोरम पे इस बात को कह रहे हो कि किसी को भी आप वोट दें लेकिन वोट जरूर दें, तो एक कोशिश ये जरूर रहती है कि हर एक व्यक्ति को बूथ तक लेकर जाया जाए और वहां पर यह भरोसा रहता है कि उसमें बीजेपी की जो के पक्ष वाली जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी। और उस लिहाज से यह नई रणनीति आप देख रहे हैं। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। तो देवेंद्र, आपको बता रहे थे कि भाई आप जो इतना अब चुनाव के अंदर ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सुन रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? जाहिर तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण को बीजेपी अब इस फेज में कम से कम एक एजेंडे के तौर पर या अपने प्रचार में ऊपर एक स्थान देना चाहती है। अब मैं कल आपसे कह रहा था कि कुछ तो फीडबैक में गड़बड़ हुई, आप मान नहीं रहे थे सुधांशु। मैं आपको बतलाता हूँ। हाँ शरद जी, ये जो हमारा जो आधार है, इसका ये आधार है कि पहले फेज में कम वोटिंग हुई है और इसलिए भाजपा को चिंता हो रही है। ठीक है, यही है ना। ये मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, एक एक सीट के मेरे पास आंकड़े। जानते हैं 48 सीटें वो हैं जो हमारी है ही नहीं। तमिलनाडु में 39 सीट्स में इलेक्शन हुआ है, मिजोरम में हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है। तो 102 में तो 48 वो सीटें जो हमारी है ही नहीं। ठीक है, तो अब डाउन कितनी हुई टोटल? आप वाली देखिए ना, आप वाली कितनी डाउन हुई? वही समझा रहा हूं आपको। इसमें 14 सीटें ऐसी हैं जिनमें पिछले से 102 जो इलेक्शन हुए हैं, सिर्फ 14 सीट ऐसी है जहां पे कि पिछले बार से अब की बार 0.5 वगैरह ज्यादा हुआ है। सारी सीटों में चुनाव में जो है टर्नओवर कम हुई है। तो टर्नओवर कम होना जो है किसी भाजपा या किसी राजनीतिक संगठन की वजह से नहीं हो रहा। अब 25% टर्नओवर कहां कम हुआ? नागालैंड में हुआ। 16.7% कहां कम हुआ? मणिपुर में कम हुआ। देयर आर रीजंस। एक जनरल ट्रेंड है कि हर एक सीट पे पिछले बार की तुलना में अब की बार कम। अच्छा, मैं मान लेता हूं आपकी बात। अब इसलिए दोनों चीजों को अलग करिए। ठीक है, पहली बार जो कम वोटिंग है, इट इज नॉट अ फिनोमेना जो कि किसी राजनीतिक दल या किसी विशेष राज्य को लेकर आप दिखा सकते हैं, अक्रॉस द बोर्ड हुई है। एक बात। अब दूसरी बात आती है कि आपकी कोई रणनीति में फर्क आया है। देखिए, वोटर अगर हमारे नहीं निकले, किसी और के भी नहीं निकले, क्योंकि मैंने कहा ना, आपको दिखाया कि वो सारी सीटें जो कि तमिलनाडु की सीटें, वेस्ट बंगाल की सीटें, वो तो उनकी सीटें, वहां पे भी यही हाल है। इसके मतलब लोगों में इस चुनाव के प्रति कम उत्साह है। एक बात। अब दूसरी बात आती है कि भाई भाजपा की सारी रणनीति जो है वो है कि भाई अब की हिंदू मुसलमान कर दो। अच्छा देखिए, जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस तो जरूर होता है। ये तो अंग्रेजी की कहावत जो है वो ज्यादा सार्थक है, क्योंकि ये तो बचपना होगा कि जो लिखा हुआ है सिर्फ वो पढ़े, उसके बीच का मतलब आप ना पढ़े, ये तो बचपना होगा। एक तरफ कहना कि साहब फाइनेंशियल सर्वे होगा लोगों का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, इस सारे के पीछे और इनका जो इतिहास रहा है, इनका राजनीतिक तुष्टीकरण का, सांप्रदायिक होते हुए इन्होंने छदम धर्म निरपेक्षता का जो इनका इतिहास रहा है।
आप उसमें सारे संदेश पढ़ते हैं ना। नहीं ठीक है, लेकिन अचानक से देखिए आज हनुमान जी की अचानक एंट्री हो गई, बिकॉज हनुमान जयंती पे हनुमान लोगों को जयंती पीटा जा रहा है। अच्छा बताइए, हनुमान जयंती पे हनुमान जी मुस्लिम आरक्षण दे दिया था आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने, आज याद दिलाया जा रहा है। आप एक चीज बताइए ना, हनुमान जयंती पे आप हनुमान जी को याद करेंगे, किसी और को याद करेंगे? ये तो कमाल की बात है। अब आपका ईद में जो है आप मतलब नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को पीटा जा रहा है, क्योंकि उसका परिप्रेक्ष्य आ जाता है। जब एक संदर्भ है तो उसमें दिखाया कि किस तरह की राजनीति कांग्रेस का दर्शन है। कोई खतरा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई मतलब कोई कारण नहीं है। आप खतरा जिस आधार पे कह रहे हैं वो निराधार है। आधार पे हो तो मैं भी सोचूंगा। देखिए हर एक कोई चुनाव लड़ता है जीतने की लड़ता है। आपके पास सारा फीडबैक पहुंचता है, मुझे पता है सुधांशु जी के पास। आप जितना शेयर करें ना करें वो अलग बात है। मैं भी आपको अगले चरण में जब हम लोग बात करेंगे अगले राउंड में, तो मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी को खास कर किन राज्यों में और किन किन सीटों पर परेशानी महसूस हो रही है, उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन जो मैं कह रहा था हर्षवर्धन जी, क्या आपको रणनीति में एक रीथिंक दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके पीछे क्या कोई चिंता है? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सबसे एक जो जिसको कहें कि सामान्य व्यक्ति भी देख रहा है तो वो कह रहा है कि भाई वोट कम क्यों हो गया। जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह की चीज़ें हैं, तो वोट कम क्यों हो गया, ये सवाल सबके मन में है। अब ये कोई नहीं जान सकता, उसके कोई भी लॉजिक हो सकते हैं कि भाई इनका वाला वोटर बैठ गया कि सब जीती रहे, या उनका वाला वोटर बैठ गया कि अरे हार ही रहे तो हम इसमें घुस के करेंगे क्या। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती। तो हो सकता है कि उनका वोटर ही ज़्यादा बैठ गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो ये राजनीति है ये थोड़ा दूसरे तरह की होती है। अभी ये सच है कि अगर हम मैनिफेस्टो पर बात करेंगे, आप चुनावी भाषण तो कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी ने इस एजेंडे को इसी शिद्दत के साथ नहीं उठाया। कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ है। जिस कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, वहां भी आपको याद होगा बजरंगबली की गदा, इस बार फिर बजरंगबली फिर आ गए। जिस उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा शानदार चुनाव हुआ, उस चुनाव में उन्होंने कहा था ईद दिवाली श्मशान कब्रिस्तान। तो फोकस कहीं डेविएट नहीं होता। लेकिन हाँ, चूंकि पहले चरण का चुनाव हुआ, मतदान कम हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे अच्छा एक मुश्किल तो है, मोदी जी खुद अपने कांधे पे बैठा के सबको वैतरणी पार करा दे रहे हैं, तो उनका जो कहें कि कैडर है वो तो थोड़ा सा मतलब उस तरह की उत्साह जो भी वजह रही हो। देखिए आपने कहा चार्ज अप कर दिया। मैं आपको बताता हूं क्यों अंतर दिखाई दिया, मैं क्यों लगा कि हाँ इस बार कुछ अलग हुआ प्रधानमंत्री की बात में। इससे पहले एक बार केवल प्रधानमंत्री ने एक बार सीए के जब दंगे चल रहे थे कई हिस्सों में देश में, उस वक्त उन्होंने कहा था आप दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचान सकते। उस वक्त भी आलोचना हुई थी इस बात की कि सीधा रेफरेंस मुसलमानों की तरफ दिया जा रहा है। इस बार भी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा जिनके बच्चे ज्यादा हैं। तो नहीं, बिल्कुल ये टारगेटेड है। और अगर आप लंबे समय से देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक हर कोई कहता है भाई राहुल गांधी क्यों अमेठी छोड़ के वायनाड गए, मुसलमान वोट पक्का है। उधर की तरफ से ये बात बहुत स्पष्टता से कही जा रही है। नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये कहना कि हमारे लिए हिंदू वोट पक्का है, वो सीधे नहीं कह सकते। अब ये कई बार मैं कहता हूं भाई भारतीय राजनीति में ये आप नहीं कर सकते हैं कि किसी एक नेता को किस डिग्री तक आप कहें कि यहां तक जाएगा तो कम्युनल स्टेटमेंट होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। इसी का लाभ सारे राजनीतिक दल उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बांसवाड़ा में भाषण दिया, मैंने उसको फिर से उसको एक एक शब्द सुना। उसको उन्होंने जिस तरह से पिरोया हुआ है, सीधे उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को सारी संपत्ति दे देंगे। उन्होंने शुरू किया कहां से? कांग्रेस आजकल जो निकले हुए कुछ लोगों से घिर गए हैं, नक्सलवादी माओवादी सोच है, मंगलसूत्र पर हमला करेंगे, आदिवासियों के तो चांदी होता है, आपके घर में होगा, संपत्ति का सर्वे होगा, और अंत में किसको देंगे? तो मनमोहन सिंह कहते थे कि मुसलमान हाँ वहां जोड़ा, वहां चले गए। दूसरे कहे वो वही बात रहे, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। वो अपने इलेक्टोरेट से सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि भैया तुम घर में बैठ जाओगे, तुम सो जाओगे, तुम सोचोगे कि नरेंद्र मोदी सब कर देगा और आराम से सब हो जाएगा, तो 400 पार होने वाला नहीं। ये उनको क्लैरिटी से पता है। लेकिन इसका एक पक्ष मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई ये जिसको कहते हैं कि सडन थॉट आया, ऐसा नहीं है। नहीं क्यों नहीं, मुझे बताइए। ये स्ट्रेटेजिक लगता है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही, एक बार कही, कल अलीगढ़ में दूसरी बात की, हालांकि मुस्लिम रेफरेंस वहां उन्होंने नहीं दिया। आज फिर राजस्थान में गए तो फिर ये वाली बात कही विद मुस्लिम रेफरेंस। और आप समझिए, योगी जी सुबह सुबह उन्होंने बयान दिया किस पर? इसी बात पर दिया, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था 2006 के अंदर। अमित शाह जी सीधे सीधे सीए की बात कर रहे हैं। लग रहा है ना कि सभी नेता एक लाइन पर चल रहे हैं। और वो एक लाइन सोचिए, जो अब 39 सीटें तमिलनाडु की है, वहां इस भाषण का क्या फर्क पड़ेगा? इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? सही कह रहे हैं
शायद जरूरत कहीं और पड़ रही है। जिस इलेक्टोरेट से बात करनी है उस इलेक्टोरेट से बात कर, और राहुल गांधी भी उसी इलेक्टोरेट से बात कर रहे हैं। देखिए यहां मैं कह रहा हूं दोनों भाषण साथ साथ रखिए। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, ये करेंगे, क्रांतिकारी काम कर देंगे। वो जिस वर्ग संघर्ष की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, एक तरह से नरेंद्र मोदी ने उसको ध्वस्त, उन्होंने भी सफाई नहीं दी। आप अगर इसको 90s वाली भाषा में कहें तो फिर से मंडल कमंडल, लेकिन नई पैकेजिंग, नए तरह से, क्योंकि अब ये मंडल कमंडल का मिक्स हो गया है। नरेंद्र मोदी मंडल कमंडल के मिक्स लीडर के तौर पर है और राहुल गांधी उसमें से वो वाला हिस्सा खींचना चाहते हैं, वो उसको और सीमेंटिंग कर दे। ये बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। समीर जी, कहीं कोई आपको लगा कि भाई जो फीडबैक आया, कल भी बड़ी देर तक बैठक चली, हमने सुना रात में 2 बजे तक बैठक चल रही थी गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, तो कहीं कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि जिससे चिंता में डाला है? नहीं, वोटिंग परसेंटेज जरूर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चिंता, उससे भारतीय जनता पार्टी नहीं, राष्ट्रीय सेवक संघ भी इस बात से चिंतित है। अच्छा, कि नागपुर में वोटिंग जो चाहते थे कि उस हिसाब से होगी वो नहीं हुई, और जिस हिसाब से 102 सीटों पे वोटिंग कम हुई है, संघ को भी लगता है कि वोटिंग कम हुई है और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। और मुझे लग रहा है कि संघ भी अब वोटिंग की तरफ फोकस कर रहा है आने वाले 7 चरणों को लेके कि कैसे वोटिंग बढ़ाई जा सकती है, संघ के स्वयंसेवक इसमें शामिल होकर क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके लेके संघ की बैठक हुई है परसों ही रात को। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, कल एक अमित शाह जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली बैठक में। अमित शाह जी ने कहा कि 40 दिन 441 सीटों के लिए आपको जुटना है। 40 दिन और जो आप काम करोगे वो अगले 5 साल आपको देने वाला है, क्योंकि अब 40 दिन की वोटिंग बची हुई है, 40 दिन का चुनाव प्रचार बचा हुआ है और 441 सीटों की वोटिंग बची है, 102 की वोटिंग हो चुकी है। उनका यह कहना है कि भाई आपको पूरी तरह से जुटना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया है उसके बाद अमित शाह ने यह भी कहा अपने पार्टी के नेताओं से कि भाई ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण का है, आप जो भी मुद्दा उठा सकते हो, जिस भी चीज़ को आपको लगता है कि जिक्र होना जरूरी है, आप हर चीज़ का जिक्र करो, हर मुद्दे को उठाओ, जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़े, सब कुछ झोंको, क्योंकि उसके बाद तुम्हें मौका मिलने नहीं वाला है, फिर 5 साल बाद मौका मिलेगा इन सब बातों के लिए। तो बाद में ये पश्चाताप मत करना कि ये मुद्दा हमारे पास लोकल लेवल पे था, हम अगर ये मुद्दा उठा देते तो हमें इसका फायदा मिलता। तो उन्होंने कहा अपने स्तर पर, चाहे लोकल स्तर पर उठाना हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, आपको लगता है आप सारे प्रदेश अध्यक्षों का है कि आप फोकस कीजिए कि प्रदेश में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आप अपने क्षेत्र में उठा सकते हो। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये हम लोग, आप सोच रहे होंगे हम इतनी चर्चा कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, वोटिंग परसेंटेज गिर गई, ये हो गया, बीजेपी की चिंता, यहाँ सीट तो नहीं फंस गई, राजस्थान में, एमपी में, यूपी में कुछ हो जाएगा क्या? सवाल 272 पर नहीं है कहीं भी, ये आज भी हम लोग कह रहे हैं 272 का सवाल नहीं है, सवाल 372 का है। आपने जो मोदी जी ने 100 सीट एक्स्ट्रा जोड़ दी 272 में, सवाल उसका है, वो फंस गया है क्या? कारण भी है क्या सर? अगर 272 तो अभी भी कहीं डाउट नहीं लगा, सीटों की दिक्कत नहीं है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो जीत का मार्जिन भी भारतीय जनता पार्टी का कम होगा। समीर जी, अच्छा सॉरी सौरभ जी, देखिए समीर जी ने अभी कहा कि रागी जी भी आ गए, स्वागत सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसलिए चिंता हो गई कि नागपुर में वोटिंग कम हो गई। इधर में, हाँ, अभी नागपुर का आपने जिक्र किया था, जानते हैं नागपुर में कितनी कम हुई है? 0.44%। अब 0.44% जो है नागपुर में जो पहले वोटिंग थी, एनीवे ये रही लिस्ट है आपके पास, तो नागपुर में थी पहले 54.74, अब की बात 54.3 है। अब क्या ये संघ की चिंता का विषय बन जाएगा? सर आप ये नहीं समझ रहे, 2019 से काम कर रहे हैं। आप सुनिए, संघ का ये था कि जिस हिसाब से काम हुआ है, विदर्भ में गडकरी ने काम करा है, केंद्र में मोदी ने काम किया है, तो कम से कम इस बार जो महाराष्ट्र के अंदर जो वोटिंग होगी वो कम से कम 60-65% के ऊपर जाना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ सिर्फ 5 सीटों पे हुआ, सिर्फ 5 सीटों पे हुआ है। अब हम कहां से किस चीज का? सर ऐसे तो यूपी में 8 है, बिहार में 7 है, ऐसे नहीं, मैं तो एक क्योंकि उदाहरण दिए गए इसलिए कह रहा हूं, मैंने जनरलिटी, मैं तो एक चीज बता रहा हूं, सीएए को हम खारिज कर देंगे, ये भाजपा ने कहा क्या? चिदम्बरम ने कहा। कब कहा? अभी कहा, अभी कहा, है ना? तो जो आप कह रहे हैं कि साहब हिंदू मुसलमान भाजपा करना चाह रही है, भाई हिंदू मुसलमान करना कौन चाह रहा है? हम कर रहे हैं क्या? सीएए का हमने बात करी क्या? माइनॉरिटीज़ की बात जो है अपने उसके अंदर अपने मैनिफेस्टो में हमने करी है क्या? भाई आप एक एजेंडा में चलना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं उस टर्फ पे हम अकेले खेलें, कोई उस टर्फ को काउंटर ना करिए, कैसे होता है भाई? चुनाव में आप पे कम्युनलिज्म का इल्जाम आसानी से चिपकता है ना? मैं कहता हूँ चिपके ना। अगर छदम अगर छदम धर्मनिरपेक्षता जो है वो सेकुलरिज्म है और हम कम्युनल, तो हम कम्युनल ही ठीक हैं। ठीक है, प्रश्न ये नहीं है। आपने एक लाइन नहीं पढ़ी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में? मुसलमान जहां पर लिखा है माइनॉरिटी वाला चैप्टर जो है उसमें लिखा है बहुसंख्यकवाद किसी सूरत में मैं वही आने वाला नहीं है भारत को। आपने मेरे शब्द जो ले लिए
उन्होंने क्या कहा है कि साहब इस देश को खतरा किससे है? इस देश को खतरा हिंदू माइंडसेट से है कि ये जो है बहुसंख्यक हैं और इनका दबदबा जो है वो जो है देश के लिए खतरा है। अरे भाई, डेमोक्रेसी क्या है? मैं तो आज तक प्रजातंत्र का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया। इट्स अ रूल ऑफ द मेजॉरिटी। व्हाई आर वी अपोलोजेटिक अबाउट इट? ये तो प्रजातंत्र का बेसिक आप कुछ ऐड कर दे, मैं सर के पास जाता हूं। मैं इसमें एक तो ये कह दूं, देखिए आप ये कह रहे हैं ना कि बड़ी आसानी से चिपकता है। ये इसलिए चिपकता है कि हमारे देखने का नजरिया ही गलत है। यानी जो सामान्य व्यवहार है उसको आप कम्युनल व्यवहार कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर की बात करना है तो कम्युनल है। अगर आप ये कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता की बात कोई पार्टी कोई नेता करता है तो कम्युनल है। अगर कोई कह रहा है कि पड़ोसी राज्य में जो धर्म के आधार पर उत्पीड़ित हैं सीए लगा दो तो वो कम्युनल है। अगर कोई कह रहा है कि मुसलमान महिलाएं इस तरह से कमोडिटी की तरह व्यवहार नहीं हो सकता, उनको आप 3 तलाक दे देते हैं, वो भी कैसे देते हैं, किन परिस्थितियों में देते हैं, उसको हटाने की बात करते हैं तो आप कम्युनल है। आप कहते हैं कि देश में किसी के लिए भी अलग कानून हम नहीं बनाएंगे तो आप कहते हैं कम्युनल है। और सबके आगे राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में बैठकर कहेंगे कि भारत में मुसलमानों के साथ इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, वो कम्युनल नहीं है। आज हम इस पे इतनी चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि संपत्ति बांटकर किसी को दे दी जाएगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री अपने इलेक्टोरेट से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप कम्युनल कहते हैं तो इस देश की पॉलिटिक्स जो फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स है उसने इस देश के सामान्य को, कम्युनल ही नहीं, कांग्रेस ने तो कहा, प्रधानमंत्री ने हेट स्पीच दी है। बहरहाल आप वो नाम लेते हैं ना, वो जो राहुल गांधी, जो राजीव गांधी जी के दोस्त थे जो विदेश में बैठते हैं, सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी, उन्होंने 40 विदेशी अखबारों की हेडलाइन दे दी आज। 40 कम से कम अखबार है। मैं तो देख रहा था, मैंने कहा पढ़ूं इसमें क्या, इतने अखबारों की हेडलाइन थी, सब में इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट अंडर मोदी, हिंदू रिवाइवल अंडर मोदी, पता नहीं क्या क्या डेमोक्रेसी के जितने पिलर हैं। द सक्सेस ऑफ अ मैन इज नोन बाय द एनिमीज ही हैज। समझे? तो जितनी ये लिखी जाएंगी वो दिखाता है कि भाजपा और भारत दोनों जो है कितने। रागी जी जरा 15 मिनट लेट पहुंच पाए, ट्रैफिक में फंस गए थे। सर, चर्चा हमारी ये चल रही थी, अभी हमने देवेंद्र से भी बात की, हमारे जो राजनीतिक संपादक हैं, कि भाई बीजेपी की स्ट्रैटेजी में कुछ रीथिंक हुआ है क्या? तभी हम प्रधानमंत्री के ये वाले बयान सुन रहे हैं बार बार कि ज़्यादा बच्चे हैं, आपकी संपत्ति उनमें बांट देंगे, सीएए की बात उठाना। योगी जी ने भी याद दिलाया आज कि मनमोहन सिंह ने कहा था संपदा पर पहला हक मुसलमानों का है। कहीं लग रहा है आपको ऐसा कि आप सोच समझ के टारगेटेड अटैक है? मुझे लगता है कि जरूर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा परिवर्तन किया है और ये परिवर्तन आवश्यक भी था। देखिए, आप चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव में जाने के पश्चात आप अपने जो पिछले 10 साल के अंदर आपने क्या काम किया है वो आप बता रहे थे और प्रधानमंत्री ने करीब करीब सारे टेलीविज़न चैनल्स को अपने इंटरव्यू में बताया है कि हमने 10 साल के अंदर क्या किया है। जो मैनिफेस्टो था उसके बारे में भी जिक्र किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जब मैनिफेस्टो आता है तो देश के सामने एक नई समस्या पैदा होती है। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो को पूरा प्रो इस्लामिस्ट करके और उसको आप एक ढंग से कह सकते हैं कि कॉम्युनलाइज कर देती है जी। अब ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आवश्यक नहीं हो जाता है कि उन चीज़ों का वो जवाब दे और देश की जनता को, इलेक्टोरेट को आसन्न खतरे से ये अवगत कराए कि भाई क्यों इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। राहुल गांधी या कोई भी लोग यदि इस प्रकार की बातें कह रहा है, सारी माइनॉरिटी मुसलमान, तो क्या इस देश में हिंदू मुसलमान जो बार बार कह रहा है कि क्या तो मुसलमान ही होना चाहिए, क्या हिंदू मुसलमान क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा गुरेज है भाई। आप उन्होंने पहले क्यों नहीं ये बातें कही? नहीं, ये कहीं आप इसमें डरते क्यों हैं? आपके पीछे एक चिपका दिया गया लेबल, तुम कॉम्युनल हो, आप सफाई देते पड़े हैं। आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये लोग जो, एक मिनट, ये लोग जो है वो देशद्रोही है, ये अब सफाई देते फिरे कि हम देशद्रोही नहीं है। आपने क्यों नहीं उनके, आप एजेंडा सेट कीजिए ना कि ये जो कर रहा है सैम पित्रोदा बाहर से जाकर के, ये देश के खिलाफ विश्वासघात कर रहा है सैम पित्रोदा। और सैम पित्रोदा अकेला आदमी नहीं है, राहुल गांधी, ये सारे चाइना, पाकिस्तान, ये सारा नेक्सस है, ये सारी विदेशी ताकतों का खेल है। कौन चाहेगा? आपको क्या लगता है कि दुनिया में कौन ताकत चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा? सर, यहीं से शुरू कर लेंगे, मजबूरी है, मुझे ब्रेक करना पड़ रहा है, माफी चाहता हूं, मैंने रोका। यहीं से आगे हम बात करेंगे। मैं आपसे कह रहा था कि कहीं बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले जो इलाके हैं जहां चुनाव कुछ सीटों पर हो चुका जिन राज्यों के अंदर,
वहां पर क्या कुछ खतरा हो गया, कुछ सीट फंसी हुई दिखाई दे रही है क्या? कई जगह से हम ये भी सुनते हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में शायद भाजपा से कुछ चूक हो गई कई जगहों पर, शायद अब वो रियलाइज भी हो रहा है। मैं उदाहरणों के साथ आपको ये बात बताऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना, देखते रहिए कहानी कुर्सी।